दोस्तों, इंसान के अंदर जब लालच जन्म लेती है तो लालच इस तरह हावी हो जाती है कि वह इंसान जो होता है उस लालच से दोबारा निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उस दलदल में ऐसा फंसता कि निकल नहीं पाता है। लेकिन उसका जो अंजाम होता है उस अंजाम को कोई कल्पना भी नहीं कर पाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने शौक़ को ज़िंदगी का एक ऐसा जरिया बना लेती है जिसकी वजह से लालच के दलदल में फंस जाती है, और जब निकलने की कोशिश करती है तो उस दलदल में ऐसी उलझ जाती है जिसकी वजह से वह कई लोगों के साथ जल सलाखों के पीछे भी पहुँच जाती है। लेकिन जब अब लोगों के सामने इस घटना का खुलासा होता तो लोग सोचकर एकदम हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम ऐसे कैसे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपकी वजह से अब इम्पोर्टेंट होने के नाते जो वीडियो है या काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक भारत की राजधानी अब दक्षिणी दिल्ली की ही, और उसी में ही धौला कुआं एक जाना माना इलाका पड़ता है। उसी इलाके में ही उत्तराचल एक कॉलोनी पड़ता है, और उसी कॉलोनी के ही अब रहने वाले होते हैं किशन कुमार, जिनकी उम्र 52 साल के आसपास होती है। उनकी पत्नी होती है अब मीना, जिनके टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा इधर होता है अब कपिल। लेकिन इधर किशन कुमार मौके पर दिल्ली में ही जो धौला कुआं पड़ता है उसी में एक डिफेंस सर्विस इंस्टीट्यूट की कैंटीन पड़ती है। अब उसी में जाकर मौके पर कार्यरत होते हैं, और उनका जो अपना बेटा होता है कपिल, वह भी अब दिल्ली में एक कोरियर गिरी का काम किया करता है, जिसकी वजह से दोनों आमदनी का भरमार लगा देते हैं और परिवार खूबसूरत तरीके से चलता है। और व्यवहार जो होता है कपिल का भाई तौर तरीके वाला होता है, लोग देखकर उनके व्यवहार से काफ़ी खुश हो जाया करते थे, क्योंकि उनका जो पूरा परिवार होता है एक संपन्न परिवार होता है। लेकिन तभी अब मैं बात कर रहा हूँ ठीक 29 दिसंबर का ही। अब सुबह का जब टाइम होता है तो इधर किसना जो होते हैं अपनी पत्नी से बोलकर अब अपने ही कंपनी के लिए निकल जाते हैं, और इधर पूरा 2 दिन का वक्त बीत जाता है। लेकिन किशन कुमार जो होते हैं लौट के आते नहीं हैं, और पत्नी मीना भी परेशान हो जाती है, अपने बेटे से बोलती है कि अपने पिता के पास एक बार कॉल करके पूछो वह रह कहाँ गए, क्योंकि उनको पता होता है कि लगभग 1 से या 2 दिन बीतता है तो इधर हमारे पति घर वापस ज़रूर आ जाते थे। लेकिन यहाँ तो 24 घंटे नहीं, 48 घंटे नहीं, पूरे के पूरे 72 घंटे बीतने वाले हैं, अभी तक किशन कुमार लौट के आए नहीं। कपिल जब यह बात पता पाता है तो अपने पिता के पास कॉल करता है तो फ़ोन भी बंद बता देता है, और बंद बताने की वजह से जो होता है उस वक्त कपिल और मीना दोनों परेशान हो जाते हैं। और उसी वक्त जो होता है कपिल और मीना जो होते कैंटीन पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि यहाँ तो 29 दिसंबर को आए थे, लेकिन ड्यूटी कर वापस घर चले गए। यह बात जब दोनों को पता चलता है, उसी बात सुनकर दोनों एकदम हिलस आ जाते, पुलिस थाने में जाते हैं और अपने पति के बारे में एक एक बात की जानकारी देते हैं, और थाना पर भारी उधर जो होता है दोनों की बात सुन लेते हैं। सुनने के बाद बड़ी जल्दी में गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, और किशन कुमार का फ़ोटो लेते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं। फ़ोटो लेने के बाद अपने जितने भी अब नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं सब में सर्कुलेट कर लेते हैं, और करने के बाद जो होता है किशन कुमार की तलाशी करने के लिए एक टीम गठित करते हैं। टीम लग जाती है अपने हिसाब से किशन कुमार की तलाशी करती है, लेकिन तलाशी करते करते जो होता है पूरा का पूरा शाम का जब टाइम हो जाता है तब भी नहीं पता चलता। 3 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन तब भी किशन कुमार के बारे में अता पता नहीं चलता। पूरे परिवार वाले भी परेशान रहते हैं। अब चौथे दिन जो होता है किशन का अपना जो बेटा होता है कपिल अपने घर के कोने में बैठा, तो उसी के पास एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आता है, और फ़ोन करते हुए वह व्यक्ति जो होता है कपिल से कहने लग जाता है कि ठीक जो होता है जो किशन विहार पड़ता है उसी के बगल एक झाड़ी है, उसी झाड़ी में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पुलिस को बरामद हुआ है। अब यह खबर जैसे ही कपिल पाता, उसी वक्त खबर पाने के बाद अपने नज़दीकी पुलिस थाना अब लोधी में पहुंच जाता है, और जब वहां पहुंचता वहां के थाना इंस्पेक्टर से मिलता है और मुलाकात करता कहने लग जाता कि हमें सूचना मिला हुआ है किशन बिहार में जो होता है एक व्यक्ति की डेड बॉडी आपको प्राप्त हुआ है। वहाँ के इंस्पेक्टर साहब जब बात सुनने के बाद हामी तो भरते हैं, अपना मोबाइल निकालते हैं, और उसमें एक ब्लैक कलर की फ़ोटो होता है। उस फोटो को जब दिखाते हैं, दिखाने के बाद वहीं कपिल देखता चीख पड़ता है, कहने लग जाता कि साहब या तो हमारे पिता किशन कुमार है। और उसी वक्त इंस्पेक्टर साहब जो होता है मीना को अपने साथ लेते हैं, और ठीक गाजियाबाद के ही अब मोर्चरी में पहुँच जाते, बॉडी को वहीं दिखाया जाता है, और देख कर मीना और कपिल दहाड़े मार कर अब चीख चिल्ला पड़ते हैं। पुलिस की टीम कहने लग जाती कि हमें जो होता है इनकी बॉडी
आज सुबह जब 10 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त हमें भी एक व्यक्ति के द्वारा सूचना मिला था जो सलवाजपुर पड़ता है, वहीं के पास एक झाड़ी होता है जो किशन बिहार में होता है। तो वहाँ एक व्यक्ति की डेड बॉडी हमें प्राप्त होने की सूचना जब मिलती है, अपनी टीम को लेकर पहुँचते हैं तो वहाँ एक व्यक्ति की डेड बॉडी तो मिलती है जिसकी उम्र लगभग 50 से 56 साल के आसपास होता है। कपड़े के पहनाव के देखकर हमें यही अंदाज़ा हो जाता है या बड़े घराने के व्यक्ति होंगे। और उनके शरीर पर काफ़ी जगह गोलियां दागी गई होती है, लेकिन डेड बॉडी का शिनाख्त कराने के लिए हमने काफ़ी भी कोशिश वहां की, लेकिन कोई भी शिनाख्त नहीं कर पाता। और बॉडी को ले जाकर हमने गाजियाबाद के ही जो सरकारी अस्पताल उसी मोर्चरी में रखवा दिया है। यह बात जैसे ही अब मीना और इधर कपिल सुनते हैं तो पुलिस की टीम को अपने साथ लेते हैं और लेकर ठीक है अब गाजियाबाद के ही सरकारी अस्पताल पहुँचते हैं। हम मोर्चरी में देखते हैं बॉडी को तो वहीं दहाड़े मारकर चिल्ला पड़ते हैं। पुलिस की टीम कहने लग जाती है आपको क्या लग रहा है, आपके पति के साथ इस तरह का हथकंडा कौन अपना सकता है। पुलिस की टीम के सामने अब इधर मीना भी और कपिल दोनों अपनी रंजिश बदलाव से इनकार कर जाते हैं। पुलिस की टीम कहने लग जाती है कि आखिर जब किसी का रंजिश नहीं है तो उनका किसी के क्या दुश्मनी है। इसीलिए पुलिस की टीम अब किसान के मोबाइल नंबर लेती है और CDR डिटेल निकाल लेती है और उसी CDR डिटेल में एक अनजान नंबर निकल के आ जाता है। अनजान नंबर का पुलिस की टीम जानकारी लेते पता चलता है वह अनजान जो नंबर होता है किसी मुकीम के नाम के रजिस्टर्ड होता है जो ठीक इधर नंदनगरी के पास एक भडौली पड़ता है, वहीं का रहने वाला होता है। पुलिस की टीम खबर पाती है और ठीक जो होता मुकीम के घर पहुंचती है। ताला लगा होता है, लेकिन परिवार में मुलाकात करने के लिए कोशिश करते मुलाकात हो जाती है। परिवार से मुलाकात किया जाता है, पता चलता है मुकीम का जो होता है उनके घर से नाता कई महीनों से बंद है। और जब इधर पूरी बात जानकारी पता चलता है मुकीम और परिवार वालों से पूरी तरह से नाता पाता बेटे का रिश्ता भी तोड़ चुका है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस की टीम जो होता है मुकीम की मां से जब पूछताछ करती पता चलता है मुकीम इस समय जो होता है अपनी ही सास पुष्पा के पास जो गाजीपुर पड़ता है वहीं पर रह रहा है। पुलिस की टीम करने लग जाती है आखिर वहाँ क्यों रह रहा है। पुलिस की टीम करने लग जाती कि यार आरती के प्यार में पूरी तरह से हमारा बेटा पागल हो चुका है, जिसकी वजह से उसके जो हाथ होते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ हो चुके हैं। पुलिस की टीम आरती और इधर पुष्पा और साथ में मुकीम के बारे में जानकारी लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है अब पुष्पा के मकान पहुंचती है तो वहां भी ताला लगा होता है और शंका बढ़ जाता है मुकीम के ऊपर। पुलिस की टीम मुकीम की तलाशी के लिए अब खबरियों को भी अलर्ट कर देती है और खबरी भी लग जाते हैं। और तभी ठीक 16 जनवरी को ही मुखबिर के ही द्वारा वहाँ के इंस्पेक्टर साहब को सूचना मिलता है कि इस समय जो होता है अब जो गाजियाबाद में ही जो कभी नगर पड़ता उसी इलाके में मुकीम देखा गया। पुलिस की टीम लेती है और वहाँ पहुँचती है और धर दबोचती है, लेकिन वहाँ 2 लोग और हथकंडे चढ़ जाते हैं। तीनों को लेकर पुलिस की टीम थाने पहुँचती है। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि बड़े वाले व्यक्ति का नाम होता है मुकीम और दूसरे वाले व्यक्ति का नाम होता है अब नीरज और एक औरत होती है जिसका नाम होता है आरती। और पुलिस की टीम अब दिनों से किशन कुमार की हत्या के बाद पूछताछ करती है। तीनों बड़े जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन जो सच्चाई बताते हैं सुनने के बाद हर किसी का जो कलेजा होता है वह हिल सा जाता है। असल में अब इस घटना की जो शुरुआत होने वाली है ठीक 13 साल पहले। अब इधर जो होते हैं किशन कुमार का अपना खुद का जो मकान होता है उस मकान में काफ़ी सारे किराएदार भी होते हैं, लेकिन उनका एक और किराएदार होता है अब सोनपाल। उसकी अपनी पत्नी होती है पुष्पा, लेकिन उसके टोटल 2 ही बच्चे होते हैं। अब बड़ी बेटी होती है आरती। लेकिन इधर सोनपाल का जो होता है किसड़ा के साथ काफ़ी लगाव होता है, क्योंकि सोनपाल को अगर कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती तुरंत जो होता है किसड़ा के हाथ फैलाकर मांग लिया करता था, मददगिरी बन जाते थे। व्यवहार अच्छा होता है, लेकिन ज़िंदगी में रहते रहते 8 साल का जो वक्त होता है बड़ी जल्दी बीत जाता है। तो आरती पूरी तरह से शादी की तरफ पहुँच जाती है। तो इधर सोनपाल जो होते हैं शादी के लिए अब रिश्ते की तलाशी करते हैं। तो उनके कुछ अपने रिश्तेदार होते हैं और उन्हीं के द्वारा पता चल जाता है कि ठीक जो होता है जो गाजियाबाद है उत्तर प्रदेश में जाना माना एक शहर है और उसी शहर में ही एक भवपुरा है, वहीं का रहने वाला गौरव है। और गौरव के बारे में अब इधर जैसे ही सोनपाल खबर पाते अपनी बेटी की शादी गौरव के साथ करवा देते हैं। गौरव जो होता है एक ऑटो ड्राइवर होता है और ड्राइवर होने के नाते अपनी पत्नी के साथ तो रहता है खूबसूरत तरीके से, और रहता क्योंकि खूबसूरत होती है आरती, तौर तरीके से वह पानी तो करता है। लेकिन जैसे 1 साल का बीतता है वक्त तो इधर आरती एक बेटे की मां बन जाती है और घर में आरती जो होती है माहौल में पूरी तरह से ढल नहीं पाती है और झगड़े तकरार शुरू कर देती है, परेशान होती है, जिसकी वजह से गौरव अपनी पत्नी को साथ लेता है और लेने के बाद दिल्ली के ही अब गाजीपुर में आ जाता है। अब सुबह ऑटो लेकर निकलता और शाम को भी लौटता था। लेकिन आरती जब मोहल्ले में जाती तो काफ़ी लड़के उसकी तंग किया करते थे, जिसकी वजह से आरती परेशान रह जाती। लेकिन आरती का अपना एक करीबी दोस्त होता है, पड़ोस का रहने वाला राजू होता है। राजू से मुलाकात तो करती है आरती, लेकिन लगाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन राजू के अपने 2 करीबी और दोस्त होते हैं, हम नीरज और मुकीम। नीरज और मुकीम का जो होता है राजू के घर काफ़ी आने जाना होता है
मुकीम देखने में हट्टा कट्टा भी होता है क्योंकि वह एक जिम ट्रेनर होता है, जिसकी वजह से उसके रौ और रुतबे बड़े होते हैं। इसकी जानकारी आरती को लगता है। आरती उसी समय फैसला लेती है और जाके मुकीम से मुलाकात करती, अपनी सारी परेशानी जो होता है एक दोस्ती के नाते रख देती है। और मुकीम खबर पाता करने लग जाता है, पूरा नाम पता हमें दे दो। आरती दे देती है और मुकीम अपने दोस्तों को लेता जाता, गलियारे में लफंगेरी लड़कों को धमका भुगवाता है। और लेकिन आरती को उस दिन से छेड़ना जो होता है लफंगेरी लड़के अब बंद कर देते हैं। लेकिन आरती को ये सही बात है मन भा जाता है, जिसकी वजह से आरती बड़ी जल्दी मुकीम से लगाव लगाती है और मुकीम से अब प्रेम प्रसंग चालू करने के लिए रास्ता ढूंढती। लेकिन मुकीम को जब भी अपने घर बुलाती तो अपनी हरकतें के तहत मुकीम को अपने कब्जे में करने की भरपूर कोशिश करती। और एक दिन हद तो तब गुजर जाता, मुकीम घर में घुसता, पता चलता गौरव तो है नहीं। इधर आरती घर में अकेली पड़ी हुई, लेकिन एक ही कपड़े में अवस्था में देखकर मुकीम पूरी तरह से मामले को समझ जाता, बेडरूम तक ले जाता, अनैतिक रिश्तों को कामयाब कर जाता है। अब इस तरह का जो होता है सिलसिला अब रोज़ का रोज़ चलता है। अब यह सिलसिला जो होता है आरती के मन को भा जाता है। तभी आरती जो होती एक दिन मुकीम के सामने जो होता है अपने घर से निकलने की फैसला तक ले लेती है और अपने बेटे और अपने पति को दरकिनार करते हुए घर की दहलीज को पार करती है। और पार करने के बाद ठीक जो होता है मुकीम को साथ लेती है और लेने के बाद ठीक है इधर जाकर अब नंद नगरी के ही एक भडौली पड़ता, वहीं जाकर किराए कमरे में रहना शुरू कर देती है। और वहाँ जब रहने लग जाती है, कुछ महीने के वक्त बीतता है। इसकी खबर जाकर अब इधर आरती की माँ पुष्पा को लगता है, अपनी बेटी के बारे में हर हरकतों को जानकारी तो रखती थी, कहने लग जाती कि बेटी अभी तुम्हारे पास समय है, रास्ता छोड़ दो। लेकिन आरती ठहरी पागल और वह जो होती है हर वक्त मुकीम का साथ रहने के लिए फ़ैसला लेती है और रहने लग जाती है। लेकिन पुष्पा जो होती है दोनों की सुरक्षा के लिए अपने पास रख लेती है, क्योंकि जब इधर आरती की शादी हो जाती, शादी होने के बाद पुष्पा अपने पति को साथ लेती और इधर गाजीपुर में आती, वहीं रहने लग जाती। और गाजीपुर में ही रहते रहते जब महीने बीतते हैं तो इधर अपनी बेटी को भी अपने पास बुला लेती है। और बुलाने के बाद जो होता है मुकीम आरती दोनों एक ही कमरे में रहने लग जाते हैं। कुछ वक्त शांत रहते हैं, लेकिन जैसे प्यार का भूत उतरता दोनों के बिछड़ कर शुरू हो जाते हैं। कारण होता है बेरोजगारी, मुकीम के पास बेरोजगारी होता है। और तभी मुकीम जो होता है एक दिन कहने लग जाता है इसका क्या उपाय निकाल, आरती कहने लग जाती कोई उपाय निकालो तुम्हारे पास होगा। और तभी मुकीम कहने देता हमारे पास बस एक ही रास्ता बच रहा है, क्यों ना चलकर एक कोठा खुलवा दे। और कोठा का नाम जैसे आरती चौक कहने लग जाती, कोठा ना वह ना जो है इस कोठे में हम वही काल करेंगे जो तुम्हें अच्छा लगेगा, इसके लिए बस तुम्हें ब्लैकमेलिंग का काम करने। आरती समझ जाती कौन सा काम करना पड़ेगा। और इधर मुकीम के अपने दो करीबी दोस्त भी होते हैं और नीरज और दीपक, अब दोनों को जाकर अपने प्लान के बारे में जानकारी देता और अपने ही दोस्त राजू को भी इस प्लान में शामिल कर लेता। और पाँचों के पाँचों मिलकर प्लान बनाते। उनका प्लान यही होता है कि एक मोबाइल नंबर लिया जाए और उस मोबाइल नंबर पर कॉल किया जाए। अगर कॉल जो होता है किसी व्यक्ति के पास लग जाता है तो कॉल को जो होता है आरती को पकड़ा देंगे। आरती मीठी मीठी बातें करेगी, अपने मन में लुभाएगी और अपने पास बुलाएगी। फिर छेड़छाड़ी का एक वीडियो बनाया जाएगा और उसी से ब्लैकमेल किया जाएगा। आरती को यह अच्छा लग जाता है, आरती वही अपनाती है और लोधी में जाती है। उसी इलाके में जाकर एक जो होता है कमरा लेती है वहाँ पे किराए का, वहीं पर रहती है। फिर वहाँ से इधर नीरज और मुकीम जो होते हैं दोनों कॉल करते हैं और जैसे ही कोई व्यक्ति रिसीव करता तो वह मोबाइल जो होता है आरती को पकड़ा, आरती मीठी मीठी बातों में लेती है और उसी लोधी वाले इलाके में कमरे में बुलाती। फिर वहीं छेड़छाड़ी का एक वीडियो बनवाती, फिर उसी से ब्लैकमेलिंग करती, काफ़ी सारे पैसे ऐंठना शुरू कर देती। आरती के पास पैसे जब आते हैं चारों के चारों जो होते हैं पैसों में पूरी तरह से चौकाचौंध हो जाते हैं। अब रोज़ का उनका ज़िंदगी का ये जरिया बन जाता है। काफ़ी लोग ब्लैकमेलिंग का शिकार भी हो जाते हैं। और तभी एक दिन हद तो तब गुजर जाता है, दोपहर का जब टाइम होता है तो राजू और आरती एक ही समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि समय के साथ जो होता है आरती पूरी तरह से राजू से प्रेम प्रसंग जारी कर लेती है। लेकिन जैसे रिश्ते के अंजाम देने के लिए राजू जो होती है अब आरती दोनों सहमति जताते हैं तो उसी वक्त नीरज और मुकीम पहुंच जाते, एक साथ देखते उसी समय और राजू को पिटाई कर अपने घर से किनारा रखवा देते हैं। राजू वहाँ से चला जाता है। अब चारों को चारों मिलकर इस घटना को अंजाम देने के लिए हर वक्त लगे पड़े रहते हैं। और तभी मुकीम और इधर आरती सोचने लग जाते हैं कि इसके लिए हमें कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। और तभी आरती की नज़र में कृष्णा कुमार चढ़ जाते हैं और उसी वक्त आरती कह देती है कि अगर वह मुर्गा हमारे हाथ लगा तो समझ लो एक ही बार में गहनों की खान आ जाएगी। अब इधर मुकीम और नीरज और दीपक चारों के चारों मिलकर प्लान बना लेते हैं और ठीक 29 दिसंबर का ही दिन होता है, साल 2014 का ही सुबह का जब टाइम आरती जो होती कृष्णा कुमार के पास फ़ोन करते कहने लग जाती है अंकल जी हमें एक परफ्यूम चाहिए और साथ में एक गिफ्ट चाहिए, आपसे ही लेना है। अब इधर कृष्णा कुमार जो होते बेटी के नाते हामी भर लेते हैं और इधर खुद दीपक और साथ में आरती जो होती है
इशारों में बात करते हुए फ़ोन पर कॉल करते हैं। लगभग 7 बार कॉल करते हैं और जैसे 7 बजे के आसपास का टाइम होता है तो किसड़ा कुमार अपने ही कैंटीन से जाकर एक परफ्यूम लेते हैं और गिफ्ट लेते हैं, लेकर निकल जाते हैं। लोधी इलाके में पहुंचते हैं। जिस कमरे में इधर आरती जो होती रहा करती थी वहीं घुसते हैं तो आरती अकेली होती है, लेकिन आरती करने लग जाती कि संत बड़ा बढ़िया होगा। और किसड़ा कहे हाँ, तो किसड़ा कह देती है तो आरती कह देती है कि एक बार संत हमारे ऊपर मार के दिखाइए। लेकिन जैसे खोलते मारना शुरू कर देते हैं कमरे के अंदर मुकीम और नीरज और दीपक धमक जाते हैं। अब पुलिस गिरिया दिखाना शुरू कर देते हैं और वहीं पर किसड़ा कुमार डर जाते हैं। आरती भी सपोर्ट ना लेती है और लेती है तीनों का, करने लग जाती है कि हमें तो इनका आता पता ही नहीं है। और यह बात सुनकर चौंक जाते हैं। वहीं तीनों घिराई करते हैं, पहले पिटाई करते हैं, उनके जेब से 500 रुपये निकाल लेते हैं, एटीएम में निकालते हैं, उनसे पिन पूछते हैं बड़ी ज़बरदस्ती से। पूछने के बाद जब जाते हैं एटीएम में लगाते हैं तो पता चलता है पिन नंबर तो गलत है। भन्ना जाते हैं, फिर आते हैं, फिर पूछते हैं, फिर दबाव मारते हैं, बता देते हैं और फिर जाकर लगाते हैं पिन नंबर, फिर गलत बताता है। भन्ना जाता है मुकीम और आता है कमरे में और घुसने के बाद करने लग जाता अपने घर कॉल करिए और 2 लाख रुपये फिरौती मांगे। लेकिन वहाँ तो किसड़ा कुमार इनकार कर जाते हैं और मुकीम और दीपक और नीरज एक टूट पड़ते हैं। और टूटने के बाद जो होता है नीरज अपने ही जेब से एक रिवॉल्वर निकालता है और उसी वक्त किसड़ा कुमार के ऊपर एक के बाद एक गोली चला, जिसकी वजह से किसड़ा कुमार हमेशा के लिए वहीं एक पेड़ की तरह कट के गिर जाते हैं। और इधर आरती जब देखते करने लग जाती है कि हमने तो ऐसी घटना के बारे में कभी कल्पना ना की थी, आखिर तुम तीनों ने मिलकर एक ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। और वही पूरी तरह से आरती सबका, लेकिन आरती को तीनों मिलकर समझाते बुझाते हैं, करने लग जाते हैं इस बॉडी को ठिकाने लगाने की हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जैसे ही 29 दिसंबर का दिन और शाम के टाइम होता है तो उसी वक्त प्लान बनाते हैं और रात का 2 बजे के आसपास का टाइम होता है और शाहबाजपुरा के इलाके में ले जाते हैं। एक झाड़ी होता है, उसी झाड़ी में ले जाकर तो तरीके से किसड़ा कुमार के बॉडी को डंप करते हैं। वहाँ से अब चारों अपने ठिकाने पहुंच जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल कर आती है, इसे सुनने के बाद हर किसी का कलेजा हिल जाता है। दोस्तों पुलिस की जो टीम होती है ले जाती है, अब चारों को वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।